कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद इलेक्शन के दौरान मुसलमानों ने जिस जोश और खरोश के साथ कांग्रेस को वोट दिया और ये हुकूमत बनी, हुकूमत बनने के बाद माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में जितने भी चेयरमैन्स, डायरेक्टर्स, मेंबर्स वगैरह जिनके नामजदगी हुई है, इससे कांग्रेस के बहुत सारे सीनियर लीडर्स, खासकर मुस्लिम खाए कि इन तमाम अपॉइंटमेंट्स में किसी भी सीनियर लीडर या एमएलएस के साथ तबादला ख्याल नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ। अपनी मर्जी से जो है 2-3 लीडर्स ये अपॉइंटमेंट्स किए हैं। अब 17 तारीख को कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ की चेयरमैन इलेक्ट करने की एक साजिश मीटिंग हो रही है। मेरी ये अपील है, जो भी मेंबर्स उसमें बनाए गए हैं वो भी किसी को पूछे बगैर, किसी को कंसल्टेशन किए बगैर ही बनाए हैं। लेकिन उन तमाम मेंबरों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए ऐसे मेंबर को इलेक्ट किया जाए जिसके ऊपर कोई भी किस्म के इल्जामात ना हो, ना कि किसी के ऊपर मुकदमा हो या किसी के ऊपर जो है लैंड ग्रैबिंग और एनक्रोचमेंट के मामलात हो। ऐसे लोगों को चेयरमैन ना बनाया जाए। मेंबर जो है अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के अपने ज़मीर को देख के जो है वो अपना वोट दे और अच्छे चेयरमैन को बनाए, वरना जो है अवाम में एक गलत पैगाम जाएगा। जिस तरीके से मेंबर्स बनाए गए हैं, कोई कहता है कि एक एलएच में एक कमरे में बैठ के एक कोठरी, एक साजिश करके मिनिस्टर पर दबाव लाकर कि फलां को मेंबर बनाए, फलां को मेंबर बनाए। हमारे वजीर, उनका मसला ऐसा है, वो किसी को जबान दे दिए, वो सलमान खान जैसा, एक बार किसी को कमिटमेंट हो गए तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। तो उनसे कमिटमेंट ले लेते हैं और गलत लोगों को जो है कि नामजदगी हुई है, किसी के ऊपर जो है कोर्ट में केस है, किसी के खिलाफ जो है लोकायुक्ता में इंक्वायरी है, और एक साहब जो अपने आप को बहुत मोतबर समझते हैं, वो बहुत मुकद्दस समझ के उनको जहां कहीं भी जाते हैं उनको लेके जाते हैं। उनकी तो लैला मजनू की दास्तान सुनने की है। माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन बना, उनके ऊपर इतने इल्जामात हैं। उनके माइनॉरिटी कमीशन क्या है? अक़लियतों की फलाह बहबूदी के लिए बनाया गया है, अक़लियतों के साथ इंसाफ करने के लिए बनाया गया है।
वहां जिनको चेयरमैन बनाया गया है वो अपने सगे भांजे के साथ जो है इंसाफ नहीं कर रहे हैं, दूसरों के साथ क्या इंसाफ करेंगे वो? आज जो है ये, क्योंकि 17 तारीख को बोर्ड का इलेक्शन होने जा रहा है चेयरमैन का, हम सभी से गुजारिश करते हैं, गलतियां की है, सुधारने का वक्त है। कम से कम चेयरमैन ऐसे आदमी को बनाइए जिसके ऊपर कोई एलिगेशंस ना हो। 17 तारीख के बाद इतना हमको बोलना है, आवाम के सामने कोई चीजें लानी है, ये नेटफ्लिक्स की सीरियल जैसा है। सीजन 1 का एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 ऐसा आने वाला है। तो इन तमाम चीजों को जो लोग आज इख्तिदार में हैं, जिनका वक्त अच्छा चल रहा है, ये कभी भी वक्त ऐसा नहीं रहेगा। वक्त का मिजाज कब बदले किसी को नहीं पता। इख्तिदार का गलत इस्तेमाल ना हो और वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान बनाए हैं वही गलत है। आगे चलकर उसके बारे में हम बताएंगे, 17 तारीख के बाद मजीद जो है आपको अशरफ साहब बताएंगे। लेकिन इतनी ही गुजारिश है कि चेयरमैन किसी को भी बनाए, जो मेंबरों में अब जो बनाए गए हैं उसमें कुछ अच्छे मेंबर्स भी हैं जिनकी अच्छी इमेज है, पब्लिक में उनकी इमेज अच्छी है। ऐसे किसी मेंबर को जो है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाना चाहिए। रजवी, उन्होंने इनको 12 लाख में वो दे दी। अब उसके भी डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, आने के बाद वो भी मजीद आएगा। उनको वो घर कैसा आया, 11,000 स्क्वायर फीट जमीन जो है उनकी बनशंकरी में कहां से आई, विक्टोरिया लेआउट में उनके यह है। उनका भांजा जो बोल रहे हैं HBR में साइट नंबर 11, वो भांजे के पास से इनको हिबा हुआ है। बाजू 12 नंबर की साइट इनके साले इनकी बीवी को हिबा देती। पूरे प्रॉपर्टी सच बनशंकरी में उनके सास इनके वाइफ को हिबा देती, विक्टोरिया लेआउट में इनके साले इनको हिबा देती। आप बेचारे कैसे ही देखो इतने ये खुश नसीब है, उनका सगा भाई बहन कोई नहीं दिया इनको। ज्यादातर साले यही कीचक वो सलीम के पास जबरदस्ती वो भी करा लिए। ऐसे लोगों को तुम्हें हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं क्या? हमें उनसे माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन हो सकता है इनसे? ये सिर्फ बोला हूं मैं, आइंदा उसके जो कागजात हैं पूरे आएंगे, उसके साथ हम आएंगे। सिर्फ उनका नहीं, वक्फ बोर्ड में जो मेंबर्स बनाए हैं, मैं जो बोला ना आपको, ये सब लोगों की जो है मामला अवाम के सामने लाना पड़ेगा। आइंदा तुम्हें ऐसे लोगों को लेकर आते रहे तो कई को रहना हमेशा पार्टी में। तो मेरी ये इस बार ये गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड के चेयर जो भी है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, 2-3 लोग हैं उसमें अच्छे हैं और अच्छे भी हैं, उन्होंने भी इनको सरेंडर हो गए, सब लोग भी हैं। इन लोग किसे बोलते हैं उनको हाथ उठाने वाले। अरे तुम्हें एक्स मेंबर बार काउंसिल के लेती, राज्यसभा में किस लेती, कई को नहीं, और एक लोकसभा या राज्यसभा के एक्स MP को नहीं लिया कैटेगरी में। एक MP आ सकता था, एक मेंबर बन सकता था, एक सीनियर आदमी आ सकता था, कोई भी आ सकते थे। कितने ही है राज्यसभा रिटायर्ड एक्स MP कितने हैं हमारे पास? लोकसभा कोई नहीं है, राज्यसभा क्या ही, क्यों नहीं लिया भाई? अब ये खबर सुनने में आ रही है कि अनवर बादशाह जो है वो बोर्ड के चेयरमैन हो सकते हैं। हम भी आना, वरना 17 तारीख के बाद जो है एक एपिसोड पहला सीजन शुरू करते हैं। शुक्रिया। आज आप लोगों को बुलाने का ये मकसद है हमारा कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं वक्फ बोर्ड में जिसे ना कोई पूछने वाला है और ना कोई बताने वाला है। अभी 2 दिन के बाद 2 दिन में जो है ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब होने जा रहा है। मैं जो है ना जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब की तरह नाम लिए बगैर नहीं बोलूँगा, मैं तो नाम लेके ही बोलता हूँ।
क्योंकि मेरे पास हर चीज का डॉक्यूमेंट होता है। अगर उनमें हिम्मत है तो जाके मेरे खिलाफ कार्रवाई भी करें, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं डॉक्यूमेंट नहीं है तो कभी बात नहीं करता। अब ये हुआ है कि देखिए चित्रदुर्ग के एक अनवर बादशाह साहब को चेयरमैन बनाने की कोशिश हो रही है। चित्रदुर्ग से कम 50 लोग आए थे 2 दिन पहले, और कल सुबह भी वो आ रहे हैं यहाँ। और उन्होंने गवर्नर से भी मिला, चीफ मिनिस्टर से भी मिला, और कई लोगों से भी मिल के उन्होंने कहा कि अनवर बादशाह को किसी भी कीमत पे चेयरमैन नहीं बनाना है। लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैंने अनवर बादशाह के लिए जबान दे दी है। इनकी क्या जाती जायदाद समझे क्या वक्फ बोर्ड को, जो इन्होंने जबान दे दी? आपकी अगर कोई मिल्कियत है तो आप जबान दे दो, आप अपनी जबान को ये कर लीजिएगा, ऑनर करिएगा। यह हुकूमत की जायदाद है। आप जबान देने वाले कौन होते हैं? अनवर बादशाह के कंट्रीब्यूशन क्या है? और अनवर बादशाह देखिए, एक जमीन अलॉट हुई है मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 1986 में, 18/11/1986 में एक जमीन अलॉट हुई है 6 एकड़। ये 6 एकड़ जमीन किसमें है? एक सर्वे नंबर है 11, अगसना बंडे, कस्बा ताल्लुक, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। इसका ओल्ड सर्वे नंबर है 11। ये कुल इसमें जो जमीन है उस सर्वे नंबर के अंदर 59.3 एकड़ है। और ये जाके जो है ना, ये सर्वे नंबर बदल जाता है, इसमें जो है ना फोड़ होके 24, 25, 26 ऐसा ये हो जाता है, इसमें फोड़ हो जाता है इसमें। अब जब 86 में हमें जमीन मिली, उसमें जो है ना ये ऑर्डर के मुताबिक जो है ना हमें 6 एकड़ जमीन मुसलमानों को दी गई है। ये 6 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए दी गई है, और ये वक्फ बोर्ड के तहवील में भी दे दी गई उसी वक्त पे। और 87 में भी एक ऑर्डर निकला। ऑर्डर निकलने के बाद जो है ना वो वक्फ बोर्ड की तहवील में दे दिए 1987 में। 86 में अलॉटमेंट हुई, 1987 में जो है ना ये दे दी। उसके बाद जो है ना टिप्पणी कॉपी पे जो है ना ये सर्वे स्केच है उस जमाने का। टिप्पणी कॉपी है उस जमाने में जो सर्वे स्केच है, ये सर्वे स्केच है। ये 1986 का बना है, अब का नहीं। और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं, जब ये चेयरमैन होते हैं पहली दफा, उस दिन जो है ना हमारी जमीन यहां है, ये हमारी जमीन है ये। और ये सर्वे नंबर 24 है, ये 25 है, ये 23 है। ये जो है ना हिंदू भाइयों को दी है मशान के लिए ये जमीन। ये जब का सर्वे ये है, स्केच है। ये 59 एकड़ का जो है ना ये पूरा जो है ना ये लैंड का ये है स्केच है। इसमें से यहां हमें जो है ना 6 एकड़ जमीन दी गई है। अनवर बादशाह साहब क्या कहते हैं, चित्रदुर्ग में कई लोगों से हमारी बात हुई और कई लोग आए भी, मिले भी, बात भी किए। उन्होंने कहा कि कम से कम 2.5 एकड़ से 1.5 एकड़ से 2.5 एकड़ तक जमीन इन्होंने अनवर बादशाह साहब ने कब्जा कर रखी है। यहां उनका घर बना है और कॉलेज भी बना है। यहां जो एनक्रोचर है आप उसको जबान देते हैं। जनाब जमीर अहमद खान साहब, आपकी जाती मिल्कियत है वक्फ बोर्ड। अगर आप जबान दे दिए तो किसकी मिल्कियत में जबान दे रहे हैं आप? और इसके बाद ये लोग जो है ना सर्वे कराते हैं, वक्फ बोर्ड से कुछ लोग जाके सर्वे कराते हैं वहां, और सर्वे कराने भी नहीं देते, वहां गड़बड़ कराते हैं ये लोग। कौन? अनवर बादशाह के लोग। अब मैं भी जा रहा हूं वहां, अपने प्राइवेट सर्वेयर्स को लेके जाता हूं वहां, मैं सर्वे कराता हूं। मैं अगर इसमें एनक्रोचमेंट रहा तो मैं चीफ मिनिस्टर से भी मिलूंगा और उनसे भी ये कहूंगा कि 1 हफ्ते के अंदर प्रायोरिटी पे हमें वो सर्वे करके 6 एकड़ जमीन हमारे हवाले करें, कब्रिस्तान की जमीन जो आज वक्फ बोर्ड की तहवील में है। और एक सर्वे रिपोर्ट बनता है कॉन्कॉक्टेड। मैं चाहता हूं कि ये जो ऑफिसर्स इस पर दस्तखत किए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए।
अगर वहां एनक्रोचमेंट इनकी जमीन में मिल गया, अब कुछ लोगों का कहना था कि जब इन्होंने कंपाउंड के लिए खुदाई करा रहे थे तो उसके अंदर जो है ना हड्डियां मिले करते। हड्डियां किस में कहां मिलते हैं? कब्रिस्तान में ही मिलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप एनक्रोच करें ही जमीन कब्रिस्तान की। जहां तदफीन हो रही है वहां की जमीन को आपने एनक्रोच किया है, इसलिए आपके इसमें कंपाउंड डालने के इसमें ये निकल रहे थे, हड्डियां निकल रहे थे। तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। क्या इन्होंने वक्फ बोर्ड कब ये किया, भला किया? इनका पहला स्टेटमेंट मुझे याद है, जिस दिन इन्होंने चेयरमैन बना था, चेयरमैन होते ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि मिनिस्टर साहब जो बोलेंगे मैं करूंगा। क्या मतलब है? क्या अंगूठा छाप हो तुम? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुए या अंगूठा छाप हुए हो तुम? आपको यह मालूम है, आपने कभी वक्फ मैनुअल पढ़ा है, वक्फ एक्ट पढ़ा है? ना तो कोई मिनिस्टर वक्फ के इसमें मदाखिलत कर सकता है, ना सरकार। वक्फ एक ऑटोनमस बॉडी है, मिनिस्टर को भी हक नहीं है, यहां तक कि चीफ मिनिस्टर को भी हक नहीं है उसमें मदाखिलत का। एक ऑटोनमस बॉडी है। ले जाके आप ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर साहब कहेंगे मैं वो करूंगा। कौन होते हैं मिनिस्टर साहब? गवर्नमेंट भी कब इंटरफियर कर सकती है? अगर बोर्ड पे सीरियस एलिगेशन हो, तब तक बोर्ड भी ये नहीं कर सकती। वहां से ऑर्डर आ रहे हैं, कोई सेक्रेटरी माइनॉरिटीज ऑर्डर भेज रहा है कि इसका ट्रांसफर वहां कर दो, उसका ट्रांसफर यहां कर दो। कौन होते हैं वो? जब आप इतने कमजोर हैं तो सब होता ही रहेगा। हमें कमजोर चेयरमैन नहीं चाहिए। इतने कमजोर हैं आप, गवर्नमेंट के ऑर्डर लेके कर रहे हैं। ऑटोनमस बॉडी है वक्फ बोर्ड, उसमें किसी की भी मदाखिलत नहीं हो सकती। इसके बाद जो है ना उन्होंने एक ये बनाया है, सर्वे रिपोर्ट बनी है, ये बनी है 2022 में। 2022 में क्या कहते हैं ये सर्वे रिपोर्ट में? कुछ भी नहीं है बताते, सिर्फ ये बताते हैं कि ये जमीन में एनक्रोच नहीं है, ये जमीन में एनक्रोचमेंट नहीं है, ये जमीन में एनक्रोचमेंट नहीं है। 3 का सर्वे रिपोर्ट बनाते हैं, 1, 2, 3। ये सर्वे रिपोर्ट में यही कहता है, ये नहीं कहता कि हमारी जमीन कितनी है, ये नहीं कहता कि हमारी जमीन कहां है। सर्वे रिपोर्ट ये नहीं कहती। और यहां यह कहता है कि इस जमीन में कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, इस जमीन में कोई एनक्रोचमेंट है नहीं है, इस जमीन में कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। ये जमीन कितनी है, किसकी है, ये नहीं बताता है। ये कॉन्कॉक्टेड है, ये बनाई है, बोल के बनाई गई है। और ये लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अगर सर्वे रिपोर्ट अब सही बनती है, उसमें अगर कॉन्कॉक्टेड है ये, इन ऑफिसर्स पे भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि एक हमारे अदारों में कैसे लोगों की भर्ती हो रही है भाई, आप सब जानते हैं किन लोगों की भर्ती हो रही है? बदमाशों की भर्ती हो रही है, रेपिस्टों की भर्ती हो रही है, और जो डिस्क्रेडिटेड पीपल हैं इनकी भर्ती हो रही है। क्या इसीलिए मुसलमान ने कांग्रेस को वोट दिया था? जब हम वोट देते हैं तो बदलने का भी हक हम रखते हैं। अच्छे लोग नहीं मिले आपको, कोई भी अदारा ले लीजिए, उसमें सिर्फ जो है ना क्रिमिनल्स है। जिस आदमी की सोच क्रिमिनल होती है वही आदमी करता है ये काम। किसी भी अदारे में चले जाइए, क्रिमिनल्स के सिवा कोई भी अच्छा आदमी मिलता नहीं आपको। क्या मुसलमानों पे सिर्फ क्रिमिनल्स को मुसल्लत कर रहे हैं क्या आप? क्यों अच्छे आदमी नहीं है? पार्टी में इतने अच्छे आदमी नहीं है क्या? बरसों से जो ये कर रहे हैं वो नहीं है क्या? उनको क्यों तरजीह नहीं दी जा रही है? किस लिए? आप कब तक अपनी मनमानी करते रहेंगे? अब हम लोग खामोश भी नहीं बैठेंगे। बैठ गए, बात हो गया। हमारा आज तक कोई काम नहीं हुआ। हमारे मिनिस्टर साहब को इतना भी ये नहीं है कि 2B से 11 जातों को निकाल दिया गया है, 11 सेक्ट्स को मुसलमानों के निकाल दिया गया है। उसमें ना कोई सैयद है, ना शेख है, ना पठान है, ना मेवाती है, ना ये है क्या आपका जो है ना 11 कम्युनिटीज पूरे निकाल दिए इसमें से। अब 2 कम्युनिटीज बचे हैं उसमें, एक है
ये बारबर नहीं, हमारा खसाब, और दूसरा है दरवेश। हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को जो है 2B सर्टिफिकेट मिल नहीं रही है आजकल। इससे पहले भी इनकी नोटिस में लाए, इनको लिखा भी, लेकिन इनके पास ये काम नहीं है। तो 2B आज आके ये तीसरा साल सरकार बने, तीसरा साल में भी 2B की सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हो रही अपना। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक ऑर्डर निकला है बीजेपी गवर्नमेंट में 2023 में, उन्होंने जाते जाते ये 11 कम्युनिटीज को मुसलमानों के निकाल दिया उसमें से। अब ये क्लेम करते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है। मुसलमानों को रिजर्वेशन क्या? जब तक आप 2B सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा तहसीलदार, आपको कोई रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। जब आपको सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रही है तो आपको रिजर्वेशन कहां मिल गया? ये इनके दिमाग में जाती नहीं है। कुछ पढ़े लिखे रहे तो ना कोई लोग वहां दिमाग में जाती है सो बात। अब हमारे बच्चों का ये एडमिशन शुरू होने वाला है, उससे हमें रिजर्वेशन मिल जाता था। कई जगह नौकरियां मिल रही हैं, अब कई जगह जो है ना लोग जो है ना नौकरियों के जो है ना ये लगा रहे हैं, स्टॉल्स लगा रहे हैं। जब हमारे पास 2B सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे कहां जाएंगे? उनको इसमें जाना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी में, जनरल इसमें कैटेगरी में जाना पड़ेगा। और ये जो मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है वो जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाएगा, जो बचता है वो जनरल में चले जाता है। हमारे पास लेने वाला ही नहीं है ना। 2 कम्युनिटीज कितने लेंगे? कांग्रेस से उसका कोई भी लिंक नहीं है। अपने फॉलोअर्स को भरते जा रहे हैं। फॉलोअर कभी वर्कर नहीं बनता। फॉलोअर एक लीडर को फॉलो करता है, उन्हें वर्कर नहीं बनता कभी भी। और यहां फॉलोअर्स की भर्ती हो रही है, वर्कर्स की नहीं है। वर्कर्स को आना चाहिए वहां। क्या वर्कर सिर्फ ये उठाने के लिए, आपके बैनर्स उठाने के लिए रह गया है, या पेस्ट करने के लिए, पोस्टर पेस्ट करने के लिए रह गया मुसलमान? आज क्यों मुसलमानों को दूर कर रहे हैं आप? आज तो आप है, कल चले जाएंगे, क्योंकि पार्टियां बदलने का, क्योंकि पार्टी वालों को सोचना चाहिए। ये एक आदमी का नाम लेके कह रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है। चीफ मिनिस्टर साहब को पूछे तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मेरे पास लाए और कहे और मैंने बनाया। ये कब तक ऐसा होता रहेगा? मुश्किल से तो ये होती है। अभी एक और जो है ना मैं मामला आपको बताना चाह रहा हूं। नहीं, जब बम्बई साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बम्बई साहब, बसवराज बम्बई, बीजेपी के जो बम्बई साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ पैसा सैंक्शन कराया उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, शिग्गांव के लिए। उसमें उन्होंने 12 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए। वहां चित्रदुर्ग इसमें जो है ना शिग्गांव में मुस्लिम कॉलोनीज के डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए मुस्लिम कॉलोनीज के डेवलपमेंट के लिए एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने खुद सैंक्शन किया 10 करोड़ रुपए। उसमें 7 करोड़ रुपए जो है ना रिलीज कर लिए उन्होंने उसी टाइम पे। ये सारे मुस्लिम कॉलोनीज के लिए थे। अब 3 करोड़ उसमें बच गए। अब 3 करोड़ वो खर्च कहाँ होना है? उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मुसलमान वार्ड से, मुस्लिम वार्ड से, उसी में खर्च होना चाहिए ना। नहीं, हमारे मिनिस्टर साहब ऑर्डर कराते हैं, उस फंड को जो है ना चित्रदुर्ग ट्रांसफर कराते हैं 3 करोड़ को। ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास। 3 करोड़ रुपए जो है ना चित्रदुर्ग के वार्ड नंबर 12, 13 और 14, 11, 12 और 14 को जो है ना ट्रांसफर कराते हैं। क्यों? वहां हमारे लोग नहीं थे। अब मजे की बात सुनिएगा, इन तीनों वार्डों में जो है ना पहले ही काम हो चुका है। इन तीनों वार्डों में पहले ही काम हो चुका है। यहां सारे रोड्स बन चुके थे। ये बने भी किसमें? एक एमएलसी के फंड में। ऑलरेडी गवर्नमेंट का पैसा यूटिलाइज कर लिया इन एमएलसी के फंड में और बना दिया वहां। ये 3 करोड़ रुपए यहां से फिर रिलीज करा लिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में लाके, इसको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इसको रिलीज भी कर दिया। रिलीज करते ही जो है ना इसका हिसाब भी नहीं, किताब भी नहीं है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पुराने रोडों पे देते हैं। ये
ये किसका काम है? ये अनवर बादशाह साहब का काम है। ये खुद कंट्रैक्टर भी है। वो काले स्कूल के जाने के लिए रोड वो पहले ही किसी एमएलसी के नाम से जो है ना उनके फंड से ले लिया गया, बना दिया गया। अब ये पैसा गया कहां? 3 करोड़ रुपया। जो मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए इशू होता है, पैसा रिलीज होता है, वो पैसा वो हमारे तक पहुंचता भी नहीं है, इसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं काम कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है और सरकारी डॉक्यूमेंट है मेरे पास। कैसा चले जाता है पैसा? वहां भी हमारे भाई थे, वहां जहां बम्बई साहब ने ये किया था, रिलीज किया था शिग्गांव के लिए। शिग्गांव तो बहुत पीछे है, चित्रदुर्ग तो डिस्ट्रिक्ट है, शिग्गांव तो एक ताल्लुक है और पिछड़ा ताल्लुक है। वहां जरूरत थी इसकी, तो आपको क्या जरूरत थी? जो बने हुए काम के लिए आप फंड रिलीज करा के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इसको रिलीज करता है। कहां गया ये पैसा? 3 करोड़ रुपया किसके जेब में गया? आज तक कोई नहीं पूछता। अब पूछेंगे तो गुंडागर्दी कराते हैं, धमकियां दी जाती है। अभी हमारे उबैदुल्लाह साहब कह रहे थे लैला मजनू का किस्सा। लैला, मैं जब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं उस पर बात नहीं करता। डॉक्यूमेंट 1 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद जैसा कि इन्होंने कहा किस्सा लैला मजनू वो आपके सामने रखेंगे, आप सुनिएगा। कितने मेरे पास एपिसोड हैं उनके, आप सुनिएगा। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ले आऊंगा मैं। तो पहले मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाए, ऑथेंटिकेट होके आ जाए वो पहले वॉइस, उसके बाद मैं आपके सामने आऊंगा। तो लैला मजनू का किस्सा भी सुनिएगा। चाहे तो अभी मैं सुना सकता हूं उस चीज को। अनवर बादशाह साहब के हक में बोलते हैं कि तुमने कैसे ये किया, तेरा मामला इसका है ना लोन का, आजा, मैं कल मंडे को आजा मेरे पास, मैं तुझे उसे जो है ना सैंक्शन करके देता हूं। लेकिन अनवर बादशाह के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। अगर सुनना चाहे तो अभी मैं सुना सकता हूं। क्या जरूरत है आपको? अनवर बादशाह आपका दोस्त है तो आप रखिएगा। आप मिनिस्टर के हैसियत से इतने गिर जाते हैं, हमें इसका ये नहीं था, इतना गिर जाएंगे आप, हमें लोगों को इसका अंदेशा नहीं था। क्या जरूरत थी आप उस आदमी को बात करने की? आप ये कह रहे हैं कि तुम ये बदल, अपना स्टेटमेंट बदल, और उसको सिखा रहे हैं झूठ। क्या सिखा रहे हैं? बोल मैं किसी के बहकावे में आ गया था। शर्म नहीं आ रही आपको? सारी दुनिया सुनी वो, तब भी आप ले आ रहे हैं ऐसे आदमी को यहां। उस आदमी को बुला के कहते हैं कि मैं तेरा लोन सैंक्शन करके दे देता हूं। तो आप अपना वोट, जो वोट लिए हैं, मिनिस्टर का वोट लिए हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप। अगर कोई भी कोर्ट पे चले गया, जाके इसको कोर्ट किया, ये तो आपकी जबान ये है, इसका भी मैं ये करा रहा हूं, वॉइस मैचिंग करा रहा हूं मैं, इसका भी। इतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं, मनमानी करना छोड़िएगा, अच्छे लोगों को लाइएगा। कोई भी माजी चेयरमैन इस काबिल नहीं है इस समय। या तो कोई लूट के गया है, या तो बर्बाद करके गया है बोर्ड को, या तो किसी की चापलूसी करके जो है ना उसको खत्म करने की कोशिश करा है। नया आदमी लाइएगा, किसी को भी लाइए आप, नए आदमी को, जिसकी छवि साफ हो, जिसके दिल में खुदा का डर हो। आप लोगों को तो डर ही नहीं है ना, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है ना। वो चित्रदुर्ग वाले आप खुद बात कर रहे हैं, या आपके लोग ही रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। आपके लोग रिकॉर्ड कर, आप समझ गए होंगे, मेरे फॉलोअर सब मेरे साथ जो है ना बहुत हिस्से है बोल के, बिल्कुल एक गलत बात है। आपके लोगों ने ही मुझे कई तरह के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कई फोटोज भी मुझे दिए हैं। और ये धमकियां उनकी अपने पास रखो। मैं गली के गुंडों से डरता नहीं हूं मैं। तो देखिए एक एक करके, जैसा कि हमारे उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने कहा कि एपिसोड एक एक करके आता रहेगा। देखेंगे वो कौन गुंडागर्दी करता है, कौन मर्डर कराता है, कौन घर पे हमला कराता है, वो बाद में देखेंगे। सबके लिए तैयार है। ये सब धमकियां वमकियां अपने पास रखिए, अच्छे आदमी को लाइएगा। हमें किसी से कोई ये नहीं, किसी को भी लाइए अच्छा आदमी, लोग पसंद करें।
हाँ भाई अच्छा चेयरमैन बना है। ये चापलूस, ये चमचागिरी करने वाले है? और मिनिस्ट्री जो कहता है वो करने वाले, ऐसे लोग नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंट अदारा है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाला चाहिए वहां। और माजी के किसी को भी चेयरमैन, माजी का चेयरमैन किसी को भी नहीं बनाना चाहिए। सब लोगों ने अब वक्फ बोर्ड को बर्बाद करके ही गया है। एक दो लोगों के मैं नाम सुन रहा था, ये थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट साहब, क्या नाम था उनका? ड्यूटी फरीद नहीं है, डॉक्टर यूसुफ साहब। उन्होंने, जब भी मैं गया, मैं मुश्किल से देखिए यूसुफ साहब के इंतकाल के बाद से आज तक मैं कभी वक्फ बोर्ड में गया ही नहीं। उसके बाद अगर आप, उसके बावजूद भी सारा चित्रदुर्ग उसके खिलाफ है, अनवर साहब के सारा चित्रदुर्गा, दावणगेरे, यहाँ के लोग आ रहे हैं। अब ये 3 करोड़ का तो ये देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, और मांगों का हिसाब नहीं है। 3 करोड़ का ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में एक अफसर आके बैठ गया, वहां भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में एक अफसर आके बैठा है, वो भी लूटपाट मचा के रखा है। अब देखते हैं उसके। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कहने के अगले इसमें जो है ना, शाहीन वाला मामला आएगा। आप लोग कह रहे थे ना खामोश क्यों हो गए, नहीं, शाहीन वाले में जो है ना, एक केस ऑलरेडी ये हो गया, रजिस्टर हो चुका है लोक आयुक्ता में, और ये केस आज या कल कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं लोकपाल में, दिल्ली में भी एक केस उनके खिलाफ। और 33 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से लाए ये पैसे, 33 करोड़ कहां चले गए वो पैसा? शाहीन वाले किसको ले गए? अब उसका मैं आगे इसमें बताता हूं। लोक आयुक्ता में केस रजिस्टर हो गया है, और जो है ना सारा वक्फ बोर्ड है उसमें, पिछला सारे बोर्ड के मेंबर्स को भी उसमें जो है ना हमने पार्टी बनाया है, क्योंकि सब मिलके धांधली करे हैं वहां। अभी लोक आयुक्ता में हो गया कर्नाटक में, अब जो है ना लोकपाल में हो रहा है। वो कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने मंगाया है लोकपाल ने, अब वो 1-2 दिन में हम वो दे देंगे डॉक्यूमेंट उनको। देने के बाद जो है ना वहां भी रजिस्टर होगा। इनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये जो 80 लूट के जो ये शुरू किए हैं इन्होंने हिंदुस्तान भर में, लूटने के जो अदारे बनाए हैं, 80 इनका कहना था, 80 लूटने के अदारे बनाए हैं। क्या ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं है? इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ही। अगर इनको इस कार्रवाई से बचना है तो फौरी तौर पर हमारे औकाफ की जायदाद पर जो कब्जा करके बैठे हैं उसे छोड़ दो। उसके बाद आपका जाति मामला हो जाता है, हमने बोलने का हक भी नहीं रहता तब। जब तक आप हमारे 4 प्रॉपर्टी बेंगलोर में कब्जा करके बैठे हैं, उनको फौरन छोड़ दो। अगर ना छोड़ने की इसमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आप लोगों को।